कैसे आप लोग? चलिए अच्छे होंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे रहें। जिस स्थिति में जो इस समय भारत है और बहुत ही विषम परिस्थिति बनी हुई है अपने देश में, और हम लोग भगवान से कामना करते हैं कि परिस्थिति जल्द ही एक तौर से अच्छी स्थिति में बने, देश थोड़ा सुधार करे और ये कोरोना महामारी से देश को बचाया जा सके। ठीक है, चलिए। तो इसके बाद हम लोग कल का जो क्लास किए थे उसमें हम लोग का सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी पूरी तरीके से हमारा कंप्लीट हो चुका था, और उसमें मैंने आपको बाकी चीज़ें भी समझा दिया था जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और साथ साथ उसके पहले का जो क्लास था उसमें मैंने आपको बेसिक दिया था। ठीक है, तो आपको इसके पहले का जो क्लास था वो मिल चुका होगा, और ये जो आज का क्लास होगा वो थोड़ा आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और कोशिश हम करेंगे कि जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में वो अब मैं आपको साथ साथ समझाते भी चलूँ कि ये आपके पेपर के हिसाब से थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो उसे आप थोड़ा सा समझते चलिएगा कि जिससे आपको कोई तरीके की प्रॉब्लम ना हो बाद में, क्योंकि यहाँ से देखिए कुछ करंट भी बनेंगे। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, और मेरा जो टॉपिक आज का हम लोग का होगा वो होगा एसडीआई के ऊपर। एसडीआई का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब टॉपिक है मानव विकास सूचकांक। ठीक, मानव विकास सूचकांक की बात करें तो जिसे हम एसडीआई के नाम से जानते हैं, जैसा आपको मालूम भी है एसडीआई। और एसडीआई से हम क्या निकालेंगे, पहले इसका बेसिक देखेंगे। यहाँ से बेसिक देखने के बाद इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आखिर एसडीआई से किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे पेपर में, और एसडीआई की रैंकिंग भी आती होगी। जैसे आप जानते हैं मानव विकास सूचकांक में अलग अलग देशों की रैंकिंग पूछी जाती है। तो पहले हम कोशिश ये करेंगे कि हम लोग पूरी के पूरे टॉपिक को पहले समझेंगे, समझने के बाद उस पर क्वेश्चन की बात करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, देखिए दुनिया भर में, इसके पहले भी हमने आपको बताया कि दुनिया भर में केवल हर देश का एक ही उद्देश्य होता है कि वह अपने जीडीपी को बढ़ाना चाहता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा अपने जीडीपी को बढ़ाने को बल देता है। जीडीपी मतलब उत्पादन पे, चाहे वो प्राथमिक सेक्टर से हो, द्वितीयक सेक्टर से हो और तृतीयक सेक्टर से हो, किसी भी सेक्टर से अगर होता है तो उसके उत्पादन को क्या करता है, ज्यादा बल देता है। ज्यादा से ज्यादा उसकी यही कोशिश होती है कि वो उत्पादन को बढ़ाए। लेकिन क्या उत्पादन बढ़ाने से किसी देश का एसडीआई में रैंकिंग बढ़िया होता है? क्या एसडीआई में रैंकिंग उसकी अच्छी हो सकती है? इस बात की आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पे कि किस प्रकार से किसी भी देश की एसडीआई रैंकिंग, और हमारे देश के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से देखा जाए तो इस देश में, हमारे इंडिया में, इसको कैसे डेवलप किया जाए। मतलब हमारे देश की जो स्थिति इस समय एसडीआई में काफी पीछे चल रही है, उस एसडीआई से अपने देश की रैंकिंग में थोड़े सुधार लाया जाए, जो कि अभी पिछले 130, 129, 131 ऐसी स्थिति में, जबकि 188-89 देशों की रैंकिंग में, इसको कैसे सुधारा जाए, इस पर हम बात करने वाले। ठीक है, तो उसपे पहले इसका बेसिक हम देखेंगे कि आखिर में क्या इसके आधार होते हैं, मतलब मानव विकास सूचकांक किस आधार से निकाला जाता है, और इस सूचकांक में किन किन क्षेत्रों पर विशेष बल दिया जाता है कि उस क्षेत्र को, उस सेक्टर को सुधारा जाए, और सुधारने के बाद जैसे जैसे वो सेक्टर सुधरता जाए तो हमारी एसडीआई में रैंकिंग अच्छी होती जाए। एसडीआई में रैंकिंग अच्छी होने से क्या उस देश को फायदा है? तो फायदा है, तो कितना फायदा है, उस चीज को हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहले हम इसका बेसिक देख लेते हैं, मानव विकास सूचकांक। जैसे आपको पता है आर्थिक विकास की जो प्रणालियां हैं, सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास की प्रणालियां दुनिया भर में कई तरीके की मिलती है। जैसे अगर आप देखें तो मुख्य रूप से 3 प्रकार से ही देख लेते हैं, जिसमें आप एक पूंजीवादी प्रणाली देखते हैं, एक आपका मिश्रित आर्थिक प्रणाली है जो तीसरा भारत जैसे देश में है, और एक आपकी समाजवादी प्रणाली है। लेकिन यहाँ पे आर्थिक विकास का मापन देखते हैं। आर्थिक विकास का मापन कैसे किया जाए, तो दुनिया भर में आर्थिक विकास के मापन के लिए 5 दृष्टिकोण मिलते हैं। उन 5 दृष्टिकोण में से एक दृष्टिकोण ये है मानव विकास सूचकांक।
आपके मन में एक प्रश्न बन रहा होगा कि सर जब 5 दृष्टिकोण मिलते हैं तो आपने 5 दृष्टिकोण की बात क्यों नहीं किया और डायरेक्टली आपने 5वें दृष्टिकोण पे क्यों आ गए, मतलब 5वीं तरीके से आप समझाने की कोशिश क्यों करें। देखिए मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम वो चीज पढ़ें कि जो हमारे पेपर से पूछ लिए जाते हैं, मैं उसको आपको बता दूंगा क्योंकि वहां से पेपर में केवल ये पूछा जाता है कि कहीं न कहीं उसका प्रतिपादन किसने किया और किस अर्थशास्त्री ने किया, लेकिन यहां से इसका बेसिक आपको समझने के साथ साथ यहां से क्वेश्चन पेपर में आता है। तो जो उसमें आर्थिक विकास के मापन के लिए किसी भी देश का जो आर्थिक विकास का मापन होता है वो किस आधार से होता है, उसमें किस किस कितने चरों को हम शामिल करते हैं, उस आधार से अगर देखा जाए तो ये जो सूचकांक है और मानव विकास जो सूचकांक है ये हमारे पेपर के लिए थोड़ा जरूरी होता है और करंट के हिसाब से भी अच्छा होता है, मतलब कहीं ना कहीं आपके करंट अफेयर्स भी यहाँ से क्वेश्चन पेपर में बन जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक को आपके लिए स्टार्ट किया है क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझ पाए। साथ साथ हमारे पेपर में भी अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है, आने वाले जो परीक्षाएं हैं उसमें यहां से प्रश्न बन सकते हैं, आप इसको हल्के बिल्कुल ना लें। और मैं थोड़ा सा इसका एडवांस नॉलेज भी आपको देने वाला आज हूं क्योंकि आपको पता भी चले कि किस आधार से किसी भी देश को विकसित करते हैं, या तो विकसित कर सकते हैं या तो विकासशील में ला सकते हैं या तो अविकसित कैसे होता है, जो कि मैं पिछले वीडियो में भी आपको थोड़ा बहुत बताया था जीडीपी वाले टॉपिक पे, लेकिन आज इसको हम विस्तार से देखने वाले। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि एसडीआई का जो प्रतिपादन किया था वो एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था महबूब उल हक। इन्होंने इसका प्रतिपादन किया 1990 में। मतलब इन्होंने ये बताया कि एक्चुअल में अगर किसी देश का विकास देखना है तो क्या आप ये देखिए कि जीडीपी का या उत्पादन केवल बढ़ता जाए अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर से। अगर अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर से अगर इसका उत्पादन बढ़ता जाए तो क्या वह देश आर्थिक विकास कर रहा है। उनका कहना यह था कि यह जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं? क्योंकि उत्पादन बढ़ने से केवल या तो पर कैपिटा इनकम बढ़े, प्रति व्यक्ति आय बढ़े, तो ये नहीं दर्शाता कि हर व्यक्ति की आय बढ़ रही। उनके कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं लोगों की जो लाइफ क्वालिटी है वो भी थोड़ा स्टैंडर्ड हो, थोड़ा ऊपर आए, और हर व्यक्ति का लाइफ स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर होना चाहिए। अगर उसके रहन सहन, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, उसकी आय अच्छी हो और वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाए तो उसे बोलेंगे कि उसकी थोड़ी सी स्टैंडर्ड या तो उसका स्वास्थ्य अच्छा है, तो वो लगता है कि मतलब एक तरीके से कि उसकी जो जीवन स्तर है वो थोड़ा उठा। तो उन्होंने ये बताया कि केवल जीडीपी बढ़ाने से किसी भी देश को हम आर्थिक विकास नहीं मानेंगे कि वो विकसित हो गया। तो इसके लिए उन्होंने कुछ पैमाने दिए। उन्होंने पैमाना जो दिया, इनके प्रतिपादन को शुरू में जो इन्होंने इसका बात कहा था उसको थोड़ा विस्तार जो दिया और इसको जो गहनता से रखा वो रखा आपका यूएनडीपी, मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसको अगर आपके पेपर में ये कभी पूछ दे, हालांकि कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, ये प्रश्न है, तो आ सकता है पेपर में। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा प्रश्न बनेगा तो इसका राइट आंसर जो होगा वो यूएनडीपी होगा। मतलब मानव विकास सूचकांक को जारी करने वाली संस्था कौन है? यूएनडीपी। और यूएनडीपी एक यूएनओ की सहायक संस्था। ठीक है, अब इसने क्या किया इस टॉपिक पे, या तो यहां से हम ये समझेंगे कि उन्होंने मानव विकास सूचकांक के लिए क्या क्या प्रावधान रखे, उसमें क्या क्या व्यवस्था रखी कि इस तरीके से अगर किसी भी देश का मानव विकास हो सकता है या तो मानव विकास पर ज्यादा उसमें रैंकिंग उसकी अच्छी हो सकती है, तो उस पर उन्होंने क्या रखा। आइए इसको देख लेते हैं। इसमें जो मानव विकास सूचकांक के लिए, इसमें जैसे आप देखिए कुछ चरों को शामिल किया गया। जैसे मान लीजिए एक तो इसमें आप देख सकते हैं पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब यह होता है कि प्रति व्यक्ति आय। और याद करिए मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं।
तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए हमारे देश की जो कुल राष्ट्रीय आय है उसमें अपनी कुल जनसंख्या से भाग दे दीजिए तो वो निकल जाएगा प्रति व्यक्ति आय। मतलब छोटी सी बात है, अगर आपके घर की इनकम जो भी हो 10,000, 5,000, 20,000, अगर 20,000 है तो कमाने वाले कितने हैं? मान लीजिए 5 लोग। अगर उसमें कुछ लोग ज्यादा कमाते हैं, कुछ लोग कम कमाते हैं, लेकिन टोटल आपके घर की आय कितनी होगी? 20,000। अगर 5 लोग कमाते हैं तो आप कितना से भाग दीजिए? 5 से भाग दे दीजिए तो पर कैपिटा इनकम कितना आ जाएगा? 4,000 रुपए। तो वही इन्होंने बताया कि प्रति व्यक्ति आय जो होनी चाहिए, एक तो हो गया मान लीजिए प्रति व्यक्ति आय, दूसरा बताया जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और तीसरा बताया मतलब शैक्षिक तरीके से देखा जाए तो उस देश में शिक्षा का स्तर क्या है, शैक्षिक सूचकांक मान लेते हैं इसको, लिटरेसी इंडेक्स, शैक्षिक सूचकांक। अब इनके ऊपर इनको किसी भी देश को रैंकिंग दी जाती है। रैंकिंग देने का मतलब यह है, मैंने आपको बताया भी था कि एसडीआई का जो मैक्सिमम मान होता है, अधिकतम, वो 1 होता है और मिनिमम जो होता है वो कितना होता है? 0 होता है। ये बात आप याद रखिएगा। तो इसको पूरा 1 माना जाता है। इसमें जैसा आप जानते हैं 1 भी अपने में 100% है, तो इसमें इसके ऊपर किसी देश को परसेंटेज कितना डिसाइड होता है? 33.3%। इस पर कितना होगा बंधु? 33.3%, मतलब जीवन प्रत्याशा पर भी, और इस पर भी कितना होगा? 33.3%। टोटल हो गया 1। अब इस पे जो रैंकिंग दी जाती है, अगर आप एक चीज आप समझिएगा, रैंकिंग जो दी जाती है वो रैंकिंग किस आधार से दी जाती है? तो यहां पे अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय अच्छी है तो उसको रैंकिंग अच्छा मिलेगा। अगर उस देश में लोग अच्छी तरीके से उनकी मतलब लंबी आयु तक जीते, जीवन प्रत्याशा मतलब होता है लंबे समय तक जीना। मतलब किसी देश में 67 वर्ष तक है, जैसे हमारे देश में 67 वर्ष है, कि मतलब हमारे देश में एक व्यक्ति कितने समय तक जी सकता है? 67 वर्ष तक जी सकता है। और वहां पे शिक्षा का स्तर कितना है, मतलब साक्षरता कितना परसेंट है, वहां के लोग साक्षर कितना है, तो उस पर रैंकिंग दी जाती है। टोटल यहाँ पे निकाला जाता है। मिनिमम वैल्यू कितना बताया था? 0 बताया था, मतलब 0। अब देखिए, अब अपने भारत के परिदृश्य से हम ज्यादा समझे तो हमारे लिए बेटर होगा, क्योंकि हमें अपने देश को लेकर थोड़ा ज्यादा समझना है। पीसीआई का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय। अगर एक चीज आप बताइए, प्रति व्यक्ति आय हमारे देश में कैसे बढ़ेगा? प्रति व्यक्ति आय अगर आपको बढ़ाना है तो आप कैसे बढ़ाएंगे? हमारे देश में समस्याएं क्या है उसको समझने की पहले कोशिश करिए। समस्याएं किस प्रकार की क्रिएट हो रही है? आपको पता है हमारे देश में सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती हैं। सरकार की योजना चलाने का तात्पर्य यह होता है, जैसे सरकार आपको अभी अगर आप देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार आपको मुफ्त शिक्षा देती है, निःशुल्क शिक्षा देती है। निःशुल्क शिक्षा क्यों देती है? कि निःशुल्क शिक्षा पाकर आप धीरे धीरे क्या करें? आगे बढ़े। साथ साथ अगर आप देश के लिए उत्पादन करेंगे, उत्पादन का मतलब होता है जो हमारी इनकम होती है वही इसमें इंक्लूड होता है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय जब हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक परिवार की इनकम 40,000 रुपए है। कितना रुपए बंधु? 40,000। एक परिवार की इनकम अगर 40,000 रुपए है और उस परिवार में 8 लोग रहते हैं, और एक दूसरा परिवार है जिस परिवार की इनकम भी 40,000 रुपए है, लेकिन उसमें कितने लोग रहते हैं? 2 लोग रहते हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूं। आप एक तरफ ये देख रहे हैं कि जिस परिवार की इनकम 40,000 रुपए है और उस परिवार में कितने लोग रहते हैं? 8 लोग रहते हैं, तो उस परिवार के आय में और उस परिवार के लोगों की जनसंख्या से या तो उसकी संख्या से आप भाग दे दीजिए तो आपको कितना पता चल गया? 5,000। 5,000 मिल गया। मतलब उस परिवार की पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई? 5,000। उसी प्रकार से आप दूसरे परिवार को देखिए तो दूसरे परिवार की जो इनकम है वो कितना है? 40,000 उसका भी है, लेकिन उस परिवार में कितने लोग रहते हैं? 2 लोग रहते हैं।
अगर वो दो ही लोग रहते हैं और दो लोगों से ही भाग दे दीजिए 40,000 में, तो उस परिवार की इनकम कितनी हो गई? 20,000 रुपये। मतलब पर कैपिटा इनकम एक परिवार का 20,000 आ रहा है और एक परिवार का 5,000 आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है? ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे देश में एक समस्या है। समस्या ये है कि हमारे देश में घर का कोई गार्जियन है, वो बेचारा अकेले कमाता है, और जब वो अकेले कमाता है तो वो अपने बच्चों को खिलाता है। उसके पूरे परिवार में उसको लेकर 8 मेंबर हो जाते हैं। मतलब कमाने वाला वो अकेला है, लेकिन खाने वाले उसके साथ 7 लोग और हैं। तो उससे उसकी पर कैपिटा इनकम क्या हो गई बंधु? कम हो गई। तो अगर कम हो गई तो वहां पर उसका पर कैपिटा इनकम कम होना की मतलब जो हमारी जो रैंकिंग होगी ये कमजोर पड़ेगी। एक समस्या तो ये होगी। मतलब अगर हम जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम हमारा कम होगा तो हमको रैंकिंग यहां से कम मिलेगा, नंबर कम मिलेंगे, तो हमारी एसडीआई में रैंकिंग धीरे धीरे कम होगी। और वही अगर उस परिवार में सभी लोग कमाएं, तो उस परिवार में अगर ज्यादा लोग कमाते हैं तो ज्यादा लोगों को कमाने से क्या होगा? ज्यादा लोगों के कमाने से वहां की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। तो कहने का मतलब यह है कि परिवार में अगर सब लोग क्या करें, कमा रहे हो, तो सबकी आय इंक्लूड होगी, उससे परिवार की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। अगर परिवार में एक ही व्यक्ति कमा रहा हो और बाकी सब लोग खाने वाले हो, तो उनकी इनकम क्या होगी? एक्चुअल में एक की इनकम तो अच्छी है, लेकिन जब पर कैपिटा इनकम निकालेंगे उस परिवार का, तो उस परिवार का पर कैपिटा इनकम कम होगा, जिससे पर कैपिटा इनकम कम होने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब हम एसडीआई निकालते हैं तो वहां हमारे देश की एसडीआई में रैंकिंग कमजोर पड़ेगी। समझ गए आप लोग? चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया कि इसका रीजन क्या था। दूसरी बात करें, जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तरह तरह की समस्याएं होती हैं जीवन प्रत्याशा को लेकर। देखिए होता क्या है, जीवन प्रत्याशा का तात्पर्य यहां से यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति हो, जैसे सरकार अब तो बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है, अब तो बहुत ही ज्यादा सरकार खुद पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। जैसे आप देखिएगा, जब बच्चा अपने मां के गर्भ में होता है और जैसे वो गर्भ में होता है वहीं से सरकार इसकी जिम्मेदारी ले लेती है। सही कहें तो एक्चुअल में इसमें यही चल रहा है। आपको पता भी होगा, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से रहते हैं या तो शहर में भी रहते हैं, तो आपको मालूम होगा कि सरकार कौन कौन सी योजना चलाती है। उसके जांच से लेकर, उसके पोषण से लेकर, अभी तो बच्चा अपने मां के गर्भ में है तो उस मां के लिए सुविधाएं दी जाती है। फोलिक एसिड दिया जाता है, आयरन का टैबलेट दिया जाता है, जिससे कि बच्चे का मानसिक शारीरिक विकास हो पाए, और वह बच्चा अपने मां के अपर या प्लेसेंटा के माध्यम से वो क्या करता है? पोषण प्राप्त करता है। और जैसे ही मां की डिलीवरी होती है, डिलीवरी के टाइम जैसे पहले होता क्या था कि हमारे देश में आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्र है जहां पे पहले स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हुआ करती थी, तो वहां पे डिलीवरी के समय बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुआ करते थे। लोग घर पे ही डिलीवरी कराते थे, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा एक्सपायर कर गया, जन्म लेते ही मां एक्सपायर कर गई, तो बहुत समस्या होती थी। उसी को हम शिशु मृत्यु दर बोलते हैं, उसी को मातृ मृत्यु दर बोलते हैं। मतलब मातृ मृत्यु दर का तात्पर्य होता है कि जब मां अपने बच्चे को जन्म देती है उस समय अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसको मृत्यु दर मातृ मृत्यु दर के नाम से जानते हैं, और जब बच्चे की मृत्यु होती है तो उसको किस नाम से जानते हैं? शिशु मृत्यु दर से। तो ये समस्या होती थी। सरकार ने ये पूरी जिम्मेदारी अपने पास कर ली। अब जिम्मेदारी जब सरकार ने अपने ऊपर लिया तो बच्चा अब देखो डिलीवर होने वाला है, तो आप कहोगे कि हम इतने दूर जा नहीं सकते और स्वास्थ्य सुविधाएं हमको मिल नहीं रही हैं। तो देखिए आपको पता होगा कि ग्राम पंचायत स्तर पर एक्चुअल में देखा जाए तो एक आशा नामक एक्टिविस्ट जो होती है, कार्यकर्ता आशा, जो कि इनकी नियुक्ति की जाती है और वो क्या करती है? पूरी जानकारी रखती है और वो उसकी पूरी जिम्मेदारी उनको रखी जाती है कि वहां स्वास्थ्य सुविधा उनको उपलब्ध करवाना, उनको पोषण तक उपलब्ध करवाना, उनकी जांच करवाना। मतलब सरकार के द्वारा जो प्लानिंग किया जाता है उसके माध्यम से वो सारी चीजें उनको बताती रहती और उनको उपलब्ध भी कराती। तो उनके माध्यम से क्या होता है कि लोग, गांव के लोग पहले ये सोचते थे कि हम इतने दूर नहीं जा पाएंगे,
या जाएंगे तो भाड़ा लगेगा वगैरह वगैरह बहुत तरीके के प्रश्न बनते थे। सरकार ने देखिए एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करवाया। उपलब्ध क्यों करवाया? उपलब्ध इसलिए करवाया क्योंकि वो चाहते हैं कि जो बच्चा अपने माँ के गर्भ में हो वो सुरक्षित पैदा हो। पैदा होने के बाद उसको सरकार क्या करती है, एक्चुअल में पोषण को लेकर देखिए तो उसको खिलाती पिलाती है, साथ में यहां तक मां की सुरक्षा के लिए पूरी स्वास्थ्य सुविधाएं देते हुए अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरी स्वास्थ्य सुविधाएं उसको देकर और बाद में उसको सरकार 1400 रुपए भी दे रही कि आप अपना पोषण कर पाए, मां अपना क्या करे पौष्टिक पोषण कर पाए, जिससे बच्चा उसका स्वस्थ रहे। यहां तक सरकार करती है। अब पैदा होने के बाद भी सरकार की जिम्मेदारी देखिए। पहले क्या होता था, जैसे टीका आमतौर पर अगर आप देखें तो पल्स पोलियो के टीके पिलाते बच्चों को पिलाए जाते हैं, साथ साथ चेचक का टीका, टीबी का टीका। तो वो टीका जो पहले लगता था ना, तो वो एक्चुअल में अगर आप देखें तो पहले कहाँ लगता था, तो वो कहीं न कहीं पहले प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट हॉस्पिटल में लगाए जाते थे। तो जो गरीब है ना, तो वो गरीब इससे वंचित हो जाते थे, वो नहीं लगवा पाते। तो सरकार ये भी जिम्मेदारी लेगी। अब देखिए बच्चा पैदा होने के बाद उसको आशा नामक कार्यकर्ता के माध्यम से सरकार पूरी जिम्मेदारी रखी कि बच्चे को हर टीके का उपलब्ध करवाया जाए। तो वो सारी की सारी सुविधाएं सरकार ने दिया। अब सरकार ने ये सुविधाएं जो उसको प्रोवाइड किया, उसके बाद बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, 2-3 साल का हुआ। अब उसके लिए सोचिए, उसके लिए उसके घर के बगल में ही आंगनबाड़ी सेंटर स्थापित किया, आंगनबाड़ी बनाया, क्योंकि बच्चा दूर जा नहीं सकता है, क्योंकि बच्चा छोटा है। तो इसके लिए वहां पे जाए, कुछ सीखे, और धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा हुआ तो उसी के लिए थोड़े से दूर एक प्राथमिक विद्यालय बनाया गया, वहां पढ़े। और ये भी क्या शिक्षा है? निःशुल्क शिक्षा है। और निःशुल्क शिक्षा वहां दिया जा रहा है। अब बच्चा और बड़ा हुआ, आप देखिए तो 6 से 14 साल तक के बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, तो सरकार उनको 14 साल तक निःशुल्क शिक्षा दे रही। उसके बाद बच्चा अपना धीरे धीरे पढ़ाई करके ऊपर गया। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? सोचिए, ऐसे सरकार क्यों कर रही है? उसके करने का रीजन है। रीजन क्या है? कि आप बड़े हो, अच्छी शिक्षा लो, आपकी स्वास्थ्य अच्छा हो। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा हो तो ही सरकार के लिए बाद में आप बड़े होकर उत्पादन करोगे। लेकिन सोचिए एक बात, जो सरकार उस बच्चे को मां के गर्भ से पाल रही है और उसके बड़े इतना बड़ा करने के बाद अगर वो बच्चा बाइलक अगर देखा जाए एक्सपायर हो जाए तो सरकार की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार ने ये उम्मीद उससे लगा के रखा है कि वो जब बड़ा होगा तो कुछ उत्पादन करेगा और जिससे कि हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाएगा, अर्थात देश की राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी। इस उद्देश्य से सरकार इतनी योजनाएं चला रही। आपको मालूम होगा, ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य केंद्र देखते होंगे, ब्लॉक स्तर पर देखिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाते हैं, और वही जिला स्तर पर देखिए जिला चिकित्सालय होता है जिसमें निःशुल्क आपको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। आप सोचिए, एक छोटा सा टेस्ट कराने जाते हैं, 200 रुपए 300 रुपए एक डॉक्टर को फीस देते हैं। लेकिन आप इस बात को सोचिए कि वही जिला चिकित्सालय में जाते हैं, इतने बड़े बड़े जांच कराते हैं, इतने बड़े बड़े ऑपरेशन कराते हैं, लेकिन आपको निःशुल्क दिया जाता है। ऐसा क्यों दिया जाता है? ऐसा इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आपके स्वास्थ्य अच्छे होने के साथ साथ उस पर सरकार को क्या होगा? फायदा होगा। तो जो सरकार को फायदा होगा, क्या फायदा होगा सरकार को? तो सरकार को फायदा ये होगा कि अगर आप बड़े होकर कुछ उत्पादन करेंगे और जैसे जैसे आप उसका उत्पादन करेंगे तो देश की आय के साथ साथ आप अपनी खुद की जीडीपी को भी बढ़ाएंगे, अपनी खुद की जीडीपी को बढ़ाएंगे। अब देखिए, किसी भी देश का एक प्रश्न मन में बनेगा, किसी भी देश को क्या ये पूरी की पूरी रैंकिंग दी जा सकती है क्या? मैं बात कर रहा हूं लाइफ एक्सपेक्टेंसी को लेकर, जीवन प्रत्याशा को लेकर, क्या पूरी की पूरी इस पर रैंकिंग मिल सकती है क्या किसी देश को? जी नहीं, पूरी की पूरी रैंकिंग मिल ही नहीं सकती। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि पूरी रैंकिंग कोई भी 100 साल तक तो जीवित रहता नहीं है, इतना तो आपको पता ही है। 100 साल तक कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रहता है। हाँ, ये है कि कोई 90 साल तक जीता है, कोई 80 साल तक भी जीता है, कोई 60 साल जीता है, कोई 50 साल जीता है, कोई 25 साल भी जी लेता है। तो एक औसत हम जीवन प्रत्याशा निकालते हैं कि इस देश में लोग औसत कितने साल तक जीते हैं, तो उस आधार से जीवन प्रत्याशा निकाला जाता है। और जीवन प्रत्याशा पर सबसे बड़ा जो बल देता है
देखिए जीवन प्रत्याशा कई तरीके के होते हैं, कई तरीके से उसको मेजरमेंट हम कर सकते हैं, उसमें सुधार भी कर सकते हैं और किसी भी देश की जीवन प्रत्याशा को अच्छा ले जाया जा सकता है। जैसे उस देश में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छा कर कर, उस देश में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो, इससे उस देश की जीवन प्रत्याशा अच्छी हो सकती है। साथ साथ अगर हम देखें तो वहां क्लाइमेट के ऊपर भी निर्भर करता है, मतलब जलवायु के ऊपर। अगर वहां की जलवायु अच्छी है तो लोग अच्छे समय तक या लंबे समय तक जी सकते हैं, अगर वहां की जलवायु अच्छी नहीं है तो वो थोड़े कम जीते। तो इससे एक औसत हम निकाल लेते हैं कि एक व्यक्ति अर्थात औसत जीवन जीने की अवधि किसी देश में कितनी होती है, तो उस आधार से भी इस एसडीआई में उस आधार को भी सम्मिलित किया जाता है। मतलब जीवन प्रत्याशा को भी शामिल क्या करते हैं, हम करते हैं। समझ में आया? तो यहां से मैंने आपको क्या बताया, पर कैपिटा इनकम, और यहां से हमने क्या बताया आपको, जीवन प्रत्याशा। चलिए इसका तीसरी बात करते हैं, शैक्षिक तरीके से या इसकी लिटरेसी का क्या प्रभाव होता है एसडीआई के ऊपर। आप बताइएगा कि एसडीआई के ऊपर लिटरेसी का जो प्रभाव होता है साक्षरता। साक्षरता को लेकर अगर हम बात करें, देखिए पहले क्या होता था, बच्चे थोड़े बड़े हो जाते थे तो वो शिक्षा लेने जाते थे। अब क्या है, बच्चे बहुत ही छोटे रहते फिर भी उनको शिक्षा, मतलब एक प्रारंभिक शिक्षा दिया जाता है कि जो आने वाली शिक्षा जो उनको है प्राथमिक स्तर पर वो उसको ग्रहण कर पाए। अगर जिस देश में साक्षरता अच्छी हो तो उसका यहाँ पे रैंकिंग अच्छा होगा। साक्षरता अच्छा होने का मतलब क्या है, साक्षरता अच्छा तो आपको ये मानते हैं कि किसी भी देश में साक्षरता 100% नहीं हो सकता, 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन उसमें हम सुधार कर सकते हैं। जैसे आप मान सकते हैं किसी देश में साक्षरता है, अगर अपने देश में 69% है तो धीरे धीरे और हम बढ़ाने की कोशिश क्यों करते हैं। मतलब ये कि सरकार ये चाहती है कि हम तीनों को बढ़ाएं। अगर एक आप अच्छा कर लेते तो इससे आपकी रैंकिंग अच्छी नहीं होगी, यहां पर आप कमजोर पड़ जाएंगे, यहां पे आप कमजोर पड़ेंगे। यहां पे कमजोर पड़ने का रीजन क्या होगा, सीधा सीधा स्वास्थ्य। किसका प्रभाव, स्वास्थ्य का प्रभाव। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी तो आप लंबे समय तक जिएंगे, और जब लंबे समय तक जिएंगे तभी तो आप कमा को देश को देंगे। आप खुद की जीडीपी अच्छा करेंगे तभी तो देश की जीडीपी अच्छी होगी और आपकी जीवन स्तर भी अच्छा उठेगा। आप ये बताइए, अगर आप केवल उत्पादन करते जाए और आपकी जीवन स्तर अच्छा ही ना हो तो उसको थोड़ी बोलेंगे कि देश आर्थिक विकास कर रहा है तो देश विकसित हो गया। अरे आपकी खुद की भी लाइफ स्टाइल थोड़ी चेंज होनी चाहिए, आपको भी दिखना चाहिए। देखकर कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप जानते भी होंगे, दिखने में लगते फटे चिटे कपड़े पहनते हैं लेकिन कमाते बहुत ज्यादा है। और कुछ लोग देखिए 8-9 हजार भी कमाते हैं लेकिन वो वेल मेंटेन रहते। तो मतलब क्या, यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि यहां जीवन प्रत्याशा किसी देश की अच्छी कब होगी, जीवन प्रत्याशा किसी देश की अच्छी तब मानी जाएगी जब वहां पे स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो। और स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी कब होंगी, जब व्यक्ति पौष्टिक आहार लेगा। क्या लेगा, पौष्टिक आहार लेगा। और जब व्यक्ति पौष्टिक आहार लेगा तो पौष्टिक आहार कब लेगा, जब उसकी आय अच्छी होगी। जब उसकी आय अच्छी होगी तो पौष्टिक आहार अच्छा लेगा, जिससे उसका मानसिक शारीरिक विकास होगा, और मानसिक शारीरिक विकास होने से उसका जीवन प्रत्याशा लंबी होगी, और जीवन प्रत्याशा लंबी होने से एक्चुअल में वो लंबे समय तक जिएगा, और जब वो लंबे समय तक जिएगा तो उत्पादन करेगा, इनकम करेगा, जो कि अपनी भी स्थिति अच्छी करेगा और देश की भी स्थिति अच्छी करेगा। मतलब ये बात मैं आपको समझाना चाहता था। अब तीसरा मैंने अभी आपको बताया शैक्षिक, शिक्षा के तौर पे। देखिए शिक्षा जो होता है ना, व्यक्ति मानसिक रूप से भी कुपोषण का शिकार होता है। व्यक्ति क्या होता है, मानसिक रूप से भी कुपोषण का शिकार होता है। और मानसिक रूप से कुपोषण का शिकार होने का मतलब ये सीधी सी बात है, कभी कभी ऐसा होता है बच्चे का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, और जब पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता है तो उसका सीधा प्रभाव स्वास्थ्य के लेकर होता है। तो कहीं ना कहीं सरकार क्या करती है, इनको शिक्षा से जोड़े रखने के लिए, जैसे कुछ गरीब, बहुत ही गरीब होते हैं, वो अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दे पाते, तो वो पहले ये बोलते थे कि हम अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम उतना फीस पेड नहीं कर सकते। तो सरकार अपने इस बात को लेकर सोच रही है, अगर तुम शिक्षा नहीं दोगे तो तुम तो अपना बिगाड़ोगे लेकिन हमारी भी स्थिति खराब करोगे एसडीआई में। तो वो बोले कि चलो हम तुमको निःशुल्क शिक्षा देते। अच्छा निःशुल्क शिक्षा भी दे दिए, बोले हम इतने बैग नहीं ले सकते बच्चे के लिए, मेरे पास इतनी धनराशि नहीं है कि हम उनको किताब नहीं ले सकते। सरकार ने यहां तक कर दिया कि उनको किताब भी दे दिया, बैग भी दिया, आज आपको पता भी होगा उनको ड्रेस भी दिया जाता है, सारी सुविधाएं निःशुल्क दी जाती
ऐसा क्यों दिया जाता है? क्योंकि बच्चा पहले शिक्षा ग्रहण करे। जब बच्चा शिक्षा ग्रहण करेगा, जब यहाँ पे हमारी साक्षरता बढ़ेगी, तो साक्षरता बढ़ने से इन तीनों की जब स्थिति हमारे देश में सही होगी, तब हमारे देश में एडीआई में रैंकिंग भारत की अच्छी होगी, अर्थात मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग अच्छी मानी जाएगी। ठीक, आपको पता होगा सरकार ने एक योजना चलाया था प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा क्या है? प्रौढ़ शिक्षा का मतलब ये होता है कि जो पहले से लोग हैं, अब तो मान लीजिए सरकार अब योजना चला रही, तो बहुत लोग हैं कि जो पढ़े लिखे ही नहीं, वो क्या कि पढ़े लिखे ही नहीं। अब पढ़े लिखे नहीं, तो जब वो पढ़े लिखे ही नहीं, तो वो क्या उत्पादन करेंगे? देखिए, सरकार आपके लिए क्या कर रही है? स्किल भी दे रही है। जैसे आप मान लो, 1 मिनट मेरी बात को समझना, ठीक है? वैकेंसी कितनी आती है? अभी मान लो रेलवे की वैकेंसी कितनी है? 1 लाख। फॉर्म कितने पड़े? 1,85,00,000। अब तुम बताओ, उसमें भर्ती कितने लोग होंगे? 1 लाख। बाकी लोग क्या हो गए? बेरोजगार। आप यही सोचिए कि उनको नौकरी नहीं मिली, लेकिन ये सोचिए कि उनको नौकरी तो नहीं मिली, तो वो फिर तैयारी करते और अगली बार फिर उसके लिए प्रिपेयर होते। फिर वैकेंसी आई, फिर ज्यादा फॉर्म पड़े, कुछ लोगों को नौकरी नहीं मिली। तो सरकार ने यहां तक कहा कि देखिए भाई, सरकारी नौकरी तो हम सबको नहीं दे सकते, लेकिन एक चीज आपको कर सकते, अगर आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, उसके लिए अगर आपके अंदर स्किल है, कौशल है, तो आप प्राइवेट सेक्टर में जाओ, या खुद कोई उद्योगपति या तो कोई भी उद्योग चलाना चाहते हो, वो उद्योग लगाओ। उसके लिए हम आपको धनराशि देते हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि आप पहले तो खुद रोजगार पाओगे, एक तरीके से आपका धंधा स्टार्ट होगा, आपका स्किल अगर है, आपका थोड़ा सा माइंड सेट है और आपका मानसिक विकास थोड़ा हुआ है, तो उसमें अगर आपकी थोड़ी जानकारी है, उस सेक्टर में आपकी जानकारी अच्छी है, तो सरकार से आप लोन प्रोवाइड ले लेते हैं, प्राप्त कर पाते हैं। उसके बाद वो पैसा इन्वेस्ट करके आप पैसा कमाते हैं। जब आप पैसा कमाओगे, तभी तो सरकार की भी आय बढ़ेगी और साथ साथ आप लोगों को रोजगार भी दे पाएंगे। तो ये सरकार मुहैया कराती है। अगर वो भी तुम्हारे अंदर स्किल नहीं है, तो आपको पता होगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, आपको पता होगा वो क्या करते? आपको स्किल प्रोवाइड करते, कौशल, बोलने का तरीका, कहीं काम करने का तरीका, बोलने का तरीका रहेगा तो किसी भी क्षेत्र में आप काम कर पाएंगे, कुछ कंप्यूटर से संबंधित शिक्षा, तो वो आपको एक शिक्षा दे रही कि आप इस माध्यम से क्या करो, ये स्किल अपना डेवलप करो, कौशल विकास अपना करो, खुद का विकास करो, और विकास करने के बाद आप क्या करो, एक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप जाओगे, वहां पे आपको रोजगार मिल जाएगा। समझ गए? अगर वाइलक आपको उतना भी नहीं पता है, तो एक चीज और आप मान लो। क्या मान लो? अगर उतना भी नहीं पता, तो इतना आप मान लो कि आप कुछ नहीं जानते, आप कुछ भी नहीं जानते, एकदम निरक्षर, तो भी सरकार आपको देती। जैसे नरेगा को देख लो, नरेगा में जॉब कार्ड सब बनवा सकते हैं, उसमें ये नहीं है कि बीपीएल कार्ड वाले केवल नरेगा में काम कर सकते, परिवार का कोई भी सदस्य मनरेगा के अंतर्गत रोजगार पा सकता है। आप उतना भी सरकार क्यों दे रही? क्योंकि आप कुछ न कुछ अपना क्या करो, उत्पादन करो, खुद की अपनी जीडीपी बढ़ाओ, जिससे देश के लिए क्या हो, एसजीआई में रैंकिंग अच्छी हो। ठीक, तो यहां पर शिक्षा पर, जीवन प्रत्याशा और पर कैपिटा इनकम, मतलब प्रति व्यक्ति आय पर ये रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। अब ये तीनों को मिलाकर बनता है क्या, यहाँ पे रैंकिंग, और किस प्रकार से बनता है, आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने एक चीज मैं आपको बता दूं, आप लोग जानते भी होंगे, एक देश होता है विकसित, कई बार सुने भी होंगे, विकसित देश, एक विकासशील देश, एक अविकसित देश। और ये चीज थोड़ा मैंने पहले भी आपको बताया था, लेकिन आज थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब अच्छे से कर देते हैं, जो कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, थोड़ा बहुत तो आप जानते भी होंगे। तो इसमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई देश विकसित है तो उसको हम विकसित किस आधार से मानते हैं? तो महबूब उल हक ने बताया
कि अगर कोई देश विकसित है तो अभी मैंने बताया कि आपको एसडीआई का जो अधिकतम होता है वैल्यू 1 होता है और न्यूनतम कितना होता है 0। तो यहाँ पर रैंकिंग दी जाती है तीनों को मिलाकर, ये तीनों को मिलाकर क्या मिलेगा, रैंकिंग। तो विकसित देश जो होते हैं, विकासशील देश और अविकसित देश, एक्चुअल में देखा जाए तो किसी भी देश का अगर 0.25 से लेकर 0.499 तक अगर ये रैंकिंग होती है, इसके बीच में होती है, तो उस देश को हम मानते हैं क्या, अविकसित। उस देश को क्या मानेंगे, अविकसित। आपके मन में प्रश्न बन रहा होगा कि सर आपने 0 से क्यों नहीं लिया, आप 0.25 से या तो 0.22 से क्यों रख रहे हैं। तो देखिए कोई भी देश एकदम से इससे तो कम होगा नहीं, क्यों, भाई लग मान लो अगर वो व्यक्ति वहां पैदा हुआ है तो कुछ ना कुछ तो उत्पादन करेगा ही। अगर वो कुछ ना कुछ उत्पादन करेगा तो जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ तो जिएगा ही लगभग। ये थोड़ा कम हो सकता है लेकिन ये दोनों ठीक ठाक थोड़ा बहुत रहते हैं, तो इसलिए आप इससे नीचे नहीं रख सकते, इससे नीचे होते भी नहीं। लेकिन इससे से अगर देखा जाए 0.25 से या 0.22 से लेकर 0.499 तक जो देश आते हैं, इस बीच में जिनकी रैंकिंग बनती है तीनों को मिलाकर, वो लगभग अगर आप देखें तो अफ्रीकी महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के लगभग सब मैक्सिमम देश आपको अविकसित देश की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद जो विकासशील देश है उसमें अगर देखें तो 0.5 से लेकर 0.799 तक, अगर इसके बीच में रैंकिंग होती है इनकी, और हर साल रैंकिंग जारी होती है, आपको पता होगा। एक बार मेरे हिसाब से आप इसको देखिएगा, किसी भी देश की जो रैंकिंग होती है उसके सामने लिखा रहता है कि उसको कितना अंक मिला है। तो ये 0.5 से लेकर 0.799 तक होता है। ये अगर इसके बीच में है तो वो क्या है, विकासशील देश की श्रेणी में आता है। इसके बाद अगर वो 0.8 से एबव है तो वो किस में आ जाता है, विकसित में। मतलब 0.8 से एबव है, अधिक है, तो वह देश किस श्रेणी में आएगा, विकसित देश की श्रेणी में। लेकिन बंधु एक चीज ध्यान रखिएगा, जो देश 0.9 से भी ऊपर होता है उसे सबसे ज्यादा हम विकसित मानते हैं। जैसे नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, आइसलैंड है, ये सभी के सभी क्या माने जाते हैं, मतलब इनकी रैंकिंग 0.942 के ऊपर एबव रहता है, तो ये सबसे ज्यादा बेटर माने जाते हैं। ठीक है, भारत की अगर वर्तमान में देखें तो 0.642, 0.679, 0.679 तक है, 678 तक आता है। तो ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि जिस हिसाब से सरकार के द्वारा लोगों को उत्पादन करने के उद्देश्य से, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सरकार चाहती है कि आप पढ़ें जिससे आपकी जीवन प्रत्याशा अच्छी हो और साथ साथ आपका प्रति व्यक्ति आय, आपकी इनकम अच्छी हो। उसी के हिसाब से देखिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं स्टार्ट की, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। तो ये इसी उद्देश्य से चलाया गया कि धीरे धीरे आप क्या हो, कर पाए। तो जैसे सरकार की मुहिम है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत 2030 तक या 2030, 32, 34 तक ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा था कि वो एक्चुअल में विकसित देश की श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि भारत की स्थिति वर्तमान में अगर देखा जाए तो 0.679 तक है। अगर भारत 0.8 को या 0.79 को कवर कर लेता ऊपर, तो भारत किस देश की श्रेणी में आ जाएगा, विकसित देश की श्रेणी में। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, और सरकार की कोशिश है कि हम इसको जल्दी प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन जैसी विकट परिस्थिति इस समय बनी हुई है उस हिसाब से तो अभी संभव नहीं लग रहा है। लेकिन यहां से इस आधार से भी क्या होता है, सूचकांक निकाला जाता है। तो अभी देखिए 2019 का एसडीआई सूचकांक में भारत की रैंकिंग 129 था, इसमें नॉर्वे फर्स्ट स्थान पे था। तो ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं क्लास स्टार्ट होने से पहले बताया था कि यहां से पेपर में किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। लेकिन पेपर में जो प्रश्न बनता है वो एसडीआई में रैंकिंग पूछी जाती है कि एसडीआई में फर्स्ट रैंक किसका है। तो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला आप याद कर सकते हैं, नीचे से याद कर सकते हैं। और भारत का तो याद ही रखिएगा, अगर 2020 चल रहा है तो 2019 का भी आपको पता होना चाहिए, और 2020 का तो मान लीजिए अभी दिसंबर तक ये जारी होगा। 2019 का, 2018 का ये रैंकिंग याद रखिएगा। ठीक है,
तो यहां से मैंने आपको ये कोशिश किया कि आप इस चीज को थोड़ा सा एसडीआई को थोड़ा समझ पाए कि एसडीआई है क्या। तो एसडीआई के बारे में मैंने आपको ये तीनों पॉइंट भी समझाया, साथ साथ ये भी बताया कि किस प्रकार से कोई देश विकसित देश की श्रेणी में माना जाता है, कोई देश विकासशील देश की श्रेणी में कब माना जाएगा, उसका क्या रैंकिंग रहेगी, और कोई देश अविकसित देश की श्रेणी में कब माना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का क्लास ओवर होता है। ठीक है, और एक आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मैं आपको वीडियो दूं या जो भी आप मेरे माध्यम से पढ़ रहे हो, एक चीज आप देखते रहिएगा साथ साथ, और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिएगा। देखिए, थोड़े लंबे वीडियो हो सकते हैं और मैं इसी उद्देश्य से आपको ये दे रहा हूं क्योंकि आपको थोड़ा ये भी पता चले कि देखिए, क्लास 20 मिनट 25 मिनट का टॉपिक थोड़ा छोटा टॉपिक होता है, उसमें थोड़े कंटेंट सही से दे नहीं जाते, थोड़ा उसको समझाने का जो होता है थोड़ा सा बड़ा हो सकता है वीडियो, तो उसको लेकर आप चिंतित मत होइएगा, लेकिन लास्ट तक देखने की कोशिश करिएगा क्योंकि मैं आपको पूरा बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक समझा रहा हूँ और ये सब चीजें आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने आपको ये चीज बता दिया क्योंकि विकसित आप बोल रहे तो किस आधार से बोल रहे वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप लोग पूरा लास्ट तक देखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, धन्यवाद।